यूएसए में स्टूडेंट वीज़ा लेना अब बहुत ही आसान हो चुका है। आज के दिन में यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए 2023 में काफ़ी सारे वीज़ा अप्रूव किए हैं और मैसिव अब सक्सेस मिल रही है बच्चों को यूएस वीज़ा में काफ़ी टाइम के बाद। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा है कि स्टूडेंट वीज़ा पे मतलब F1 पे आप प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी यूएस में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा पे होके कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे आप ग्रीन कार्ड तक पहुंच पाते हैं फॉर श्योर। तो वो चीज़ें कई बार कंफ्यूजिंग होती है या तो लिमिटेड नॉलेज की वजह से बच्चे यही जो सोचते हैं कि H1B वीज़ा ही ओनली ऑप्शन है कि अगर H1B मिली वो भी लॉटरी होती है तो ही मैं मतलब स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी से ग्रीन कार्ड तक पहुंच सकता हूँ वरना नहीं पहुंच सकता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं। यूएस में अब बच्चे जाने के लिए काफ़ी इनकरेज हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यूएस का जो लेवल ऑफ एजुकेशन पहले से ही बेटर था और अब वीज़ा लेवल उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो चलो जाते तो हैं बट हमें ये पता नहीं है कि पढ़ाई होगी उसके बाद वर्क परमिट कैसे मिलेगी और उसके बाद हम ग्रीन कार्ड तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मैंने यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज रखी हैं। मोर देन 3 नहीं 4 नहीं 5 कैटेगरीज है जिसमें आप ग्रीन कार्ड का प्रोसेस पढ़ाई के बाद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको वो चीज़ें जो कैटेगरीज मैं बताऊंगा आई विल मेक श्योर कि काफ़ी स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को ये नहीं पता होगा तो वो उसी की वजह से कंफ्यूज चल रहे होते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेक श्योर कि अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन विद दी कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे मैं जैसे बताने जा रहा हूँ उससे पहले ये समझना जरूरी है कि F1 वीजा के बाद आपको वर्क परमिट कैसे मिलती है। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी इंडिया में है या जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं यूएसए में उनके लिए ये जानना जरूरी है कि F1 वीजा जो स्टूडेंट वीजा पे आप आते हैं चाहे वो बैचलर पढ़ने आ रहे हो या मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम या एसोसिएट डिग्री पढ़ने आ रहे हो आपको पढ़ाई के बाद सीपीटी या ओपीटी वैसे दो तरीके की आपको वर्क परमिट मिलती है। अगर आपका प्रोग्राम ऐसे ही है जिसमें पहले से डिक्लेयर्ड है कि आपको सीपीटी मिल सकती है करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो वो प्रोग्राम आपको सीपीटी दिलवा सकता है या ओपीटी जो सबको मिलती है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये जो डिफरेंट टाइप की जो वर्क परमिट है वो उसकी जो लेंथ होती है वो मिनिमम 12 मंथ्स मैक्सिमम 36 मंथ तक की होती है। अच्छा एक प्रो टिप भी दे रहा हूँ। कुछ ऐसे मास्टर्स डिग्री भी प्रोग्राम अभी भी इंट्रोड्यूस हुए हैं और पहले भी थे जिसमें आप 1 साल पढ़ सकते हैं और 3 साल का ओपीटी मिलता है। वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस। आवर टीम कैन असिस्ट यू ऑन दैट पार्ट एज वेल। सो बात करते हैं ये वर्क परमिट जो आपकी है उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए डिफरेंट कैटेगरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी हो सकती है तो यस ऑफ कोर्स H1B। H1B कैटेगरी सबसे पॉपुलर कैटेगरी है जहाँ पे आपने पढ़ाई कर ली आप अपने फील्ड का काम कर रहे हो वो एम्प्लॉयर जो है वो कंपनी वो जो है जो H1B स्पॉन्सरशिप पिटिशन जो होती है वो आपके लिए अगर लगा सकती है तो वो लगाएगी और वो ड्रॉ में आप सेलेक्ट हो गए कोटा में आप सेलेक्ट हो गए तो जो H1B आपको वीज़ा मिल रहा है वो 1 साल से 3 साल की मतलब ड्यूरेशन का मिल सकता है। अब ये जो H1B है उससे भी आप ग्रीन कार्ड को लीड कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई रेगुलर H1B के बारे में। अब बाकी की जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसके बारे में बात करते हैं। सो नंबर 2 पे जो कैटेगरी आ रही है वो है EB कैटेगरी। वो होता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी। अब उसमें EB1 है EB2 है और EB3 है। हम तीनों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो हमने पहली कैटेगरी तो H1B डिस्कस कर ली। अब बाकी की ये 3 कैटेगरीज को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने रखेंगे। पहला होता है EB1। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं कि वो यूएस के इंटरेस्ट में मैच भी हो रही है और वो कैटेगरीज में आपके पास प्रूवन नॉलेज है स्किल्स है एक्सपीरियंस है। तो वो कैटेगरी में आप सेल्फ पिटीशन लगा सकते हैं EB1 के बारे में। अब EB1 किसको लागू हो रहा है तो मेजर मेजर समझ लीजिए कि आर्ट्स हो गया साइंस हो गया बिजनेस हो गया मतलब ऐसी कोई भी एक कैटेगरी है म्यूजिक हो गया कोई भी एक स्किल है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसके लिए आप अपने आप को
यूनिक स्टैंड कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, और वो यूएस जो कंट्री है, यूएसए है, उसके बेनिफिट में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर ये कैटेगरी आपके लिए इम्प्लाई हो रही है तो आप EB1 में सेल्फ पिटिशन लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर का स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं होता है। आप खुद ही अपने पिटिशनर बन सकते हैं या लॉयर को हायर करके भी खुद की सेल्फ पिटिशन प्रिपेयर करवा सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरीली आपको कोई भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये कैटेगरी आपको इम्प्लाई हो रही है तो आप पहले से ही इसी कैटेगरी का नॉलेज लेके इसको फोकस कर सकते हैं फ्रॉम योर F1 टू ग्रीन कार्ड। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर। अब बात करते हैं EB2 कैटेगरी की। तो अब EB2 कैटेगरी में ये होता है कि आपकी जैसे पढ़ाई खत्म हो गई, CPT या OPT आपने जो भी गेन किया, इवन ड्यूरिंग दिस स्टडी अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर है जहाँ पे आपको जॉब मिल रही है और वो जो जॉब है उसमें एडवांस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मिनिमम बैचलर डिग्री हो गई, और आपके पास वो एक्सेप्शनल स्किल्स है जो जॉब के लिए काम में लग रहा है, और तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है जो प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है, मतलब जो बेसिक लेवल से स्टार्ट होके आपने एडवांस लेवल पे उसमें प्रोग्रेस किया है, और वो एक्सपीरियंस आप अगर इसमें यूएस गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसमें उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी आपके लिए EB2 कैटेगरी के तौर से ग्रीन कार्ड के लिए पॉसिबिलिटी बना सकती है। अब उसमें होता यह है कि आपको एम्प्लॉयर से कंपलसरीली पिटिशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जॉब के बेस के ऊपर और ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसके बेस पे आप सेल्फ पिटिशन इसमें भी कर सकते हैं। मतलब आपका एम्प्लॉयर, जैसे वो जो H1B में बताया था कि उसको लगाना है, H1B कोटा में अगर वो आ रहा है और लॉटरी लगेगी, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप सेल्फ पिटिशन में भी आपका EB2 कैटेगरी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसी में ही और क्या रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो नेशनल यूएस गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट वेवर फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको अप्रूव करवाना है डिपार्टमेंट से, और दूसरा लेबर सर्टिफिकेशन भी लेना है। तो अगर ये इतने क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं आपके लिए, तो वो EB2 कैटेगरी को आप लीड कर सकते हो। उसके लिए ड्यूरिंग द स्टडी भी अगर कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है तो आगे जाके पढ़ाई के बाद जब CPT OPT के दौरान भी आप इसको फाइल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ये होता है कि हमें EB कैटेगरी तभी अप्लाई करनी है जब हमारा CPT या OPT में 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रीवियसली एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं इंडिया से या अपनी होम कंट्री से और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद इसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये चलता है। इसमें मास्टर डिग्री की कंपलसरी ज़रूरत नहीं होती, इसमें बैचलर डिग्री इज ऑल्सो अलाउड। तो ये लेवल को आप यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट EB3 कैटेगरी। अब EB3 किसके लिए होता है? स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, प्रोफेशनल्स के लिए होता है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको अपने एम्प्लॉयर के थ्रू पिटिशन लगवाना मैंडेटरी है। तो इसमें अगर मान लीजिए 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और उसका रिक्वायर्ड एजुकेशन आपके पास है, या उसका जो स्किल सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, तो ये ऑप्शन आपके लिए एलिजिबल है। इसमें इक्विवेलेंट वही चीज़, मतलब नेशनल यूएस इंटरेस्ट वेवर फॉर्म अप्रूवल लेना है और लेबर सर्टिफिकेशन लेना है। मतलब ये जो मैंने 2 बार, मतलब EB2 और EB3 में जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर फॉर्म है वो एक चीज़ क्या प्रूव कर रहा है, ये अप्रूवल क्या होता है? मतलब ये होता है कि यूएस सिटीजन जो ऑलरेडी वहाँ पे है, वो जो जॉब करना चाह रहा है ये वाली, वो जॉब के लिए वो सूटेबल नहीं है, तब जाके वो एम्प्लॉयर ये जॉब आपको दे रहा है। तो यूएस में भी अभी भी लेबर शॉर्टेज है, जिसके लिए गवर्नमेंट बारी बारी डिफरेंट जो ऑप्शंस होती हैं अनाउंसमेंट करती है, रूल्स निकालती है। उसमें से ही इन्होंने ये कैटेगरी को स्टूडेंट के लिए भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि स्टूडेंट जो वीज़ा है वो बेटर स्ट्रीम है उनके लिए, क्योंकि आप ये कंट्री में आने के बाद यहाँ का कल्चर सीखते हैं, यहाँ का एजुकेशन लेते हैं, यहाँ की मैथड समझते हैं, यहाँ के एम्प्लॉयर को जो सूटेबल होता है वो स्किल सेट आपके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका टाइम लगाते हैं, उसके बाद आप वही लेबर मार्केट को सपोर्ट भी करते हैं जहाँ पे
ऑलरेडी उनको लेबर शॉर्टेज है, तो ये EB3 कैटेगरी भी आपको एम्प्लॉय हो सकती है अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की। सो लास्ट कैटेगरी ऑफ कोर्स ये भी ऐसी चीज है जो काफी लोगों को पता है, बट उनको यही है कि सर ये कैटेगरी को कैसे यूज करना है, या मान लीजिए कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो वो चीज ये है कि आप US सिटीजन से अगर मैरिज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो भी आप मतलब F1 वीजा के बाद आपके ग्रीन कार्ड के जो ऑप्शंस है वो ओपन हो जाते हैं, उसमें भी ये चीज अलाउड है। इसमें एक ही रूल फॉलो होता है कि आपका अगर US में आने के बाद 90 डेज भी नहीं हुआ है और आप ये कैटेगरी को अप्लाई कर रहे हैं, तो US गवर्नमेंट शायद ही ये पिटिशन को अप्रूव करेंगी, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि आपने 90 डेज के अंदर ही अगर मैरिज के लिए डिसीजन लिया है, इसका मतलब ये था कि आपको इंडिया से ही मतलब अपनी होम कंट्री से आने से पहले ही ये आपका जो ड्यूअल इंटरेस्ट था वो पहले से डेवलप हुआ था। तो डोंट डू दैट। अगर कहीं पे भी आप ये चीज में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि मैरिज करना है आपको US सिटीजन से, तो भी आप पढ़ाई के बाद ये वाला स्टेप कर सकते हैं, या पढ़ाई के दौरान 90 डेज पास होने के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें जब आपकी स्पाउस वीजा की जो कैटेगरी इमिग्रेशन की फाइल लगती है उसके दौरान वर्क भी अलाउड है। तो ये हमने पूरे 5 कैटेगरी को यहाँ पे आपके लिए रख दिया है। सो आई होप कि ये वीडियो से आपकी ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि अब USA में स्टूडेंट वीजा पे जाके ग्रीन कार्ड तक पहुंचना इतना टफ नहीं है। दूसरी बात हो कर लेते हैं बहुत ही क्विक, कि आपको ये लग रहा होगा कि अभी स्टूडेंट वीजा का एप्लीकेशन सर लगा तो देते हैं, बट स्टूडेंट वीजा की जो वीजा अपॉइंटमेंट होती है वो मिलती नहीं है, या काफी दिक्कत के बाद मिलती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसमें भी काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन भी लगाई है जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन मतलब वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपको इंडिया के बाहर का US वीजा अपॉइंटमेंट का जो खर्चा होता है वो भी वो यूनिवर्सिटी आपको पे करने के लिए रेडी है। अगर आपको एडमिशन मिलता है उसके बाद आप अपॉइंटमेंट वो अटेंड करने के लिए रेडी होते हैं, तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, वहाँ का जो रहना खाना पीना, वो सब मेजर ऐसी यूनिवर्सिटीज भी कवर कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया से स्टूडेंट आने के लिए रेडी है, बट वीजा अपॉइंटमेंट का अगर वो प्रॉब्लम वो मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो रेडी टू गिव देम दिस काइंड ऑफ सपोर्ट विच विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्कॉलरशिप इन एडवांस, कि जिससे आप US वीजा इंटरव्यू इंडिया के बाहर भी, दोहा हो गया, दुबई हो गया, ठीक है, सो डिफरेंट जो नियरेस्ट कंट्री है वहां पे जाके भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पे इंडियंस को वीजा बहुत इजीली या वीजा ऑन अराइवल पे उनको अलाउ किया जाता है इंटरव्यू की डेट को वहां पे फुलफिल करने के लिए। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको US स्टूडेंट वीजा के बारे में और क्या जानना है। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, वी आर हियर टू गाइड यू कंप्लीटली इन डिटेल विद द प्रूफ, एंड हमारी टीम भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दी हुई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग डेज में हम और अपडेट और मीनिंगफुल वीडियोस को ला रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।